कैसे हैं दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल के अंदर आके एंड होगा और वो बिलोंग करते हैं ग्रुप 3a से लेके ग्रुप 8a तक। अगर आपने ग्रुप 3a से लेके ग्रुप 8a तक के एलिमेंट्स को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ग्रुप 3a का पहला एलिमेंट होता है बोरॉन और उसके बाद होगा एल्यूमिनियम। ग्रुप 4a का पहला एलिमेंट होगा कार्बन और फिर कार्बन के नीचे आएगा सिलिकॉन। अगर ग्रुप 5a के एलिमेंट्स की बात करेंगे तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के नीचे आ जाएगा फॉस्फोरस। 6a में पहले ऑक्सीजन आएगा फिर सल्फर आएगा। 7 में पहले फ्लोरीन फिर क्लोरीन। और अगर हम 8a की बात करेंगे तो 8a में पहले हीलियम आता है, लेकिन क्योंकि पीरियड वाइज बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नियॉन और फिर नियॉन के नीचे आर्गन। हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सारे एलिमेंट्स को नहीं पढ़ सकते क्योंकि हर ग्रुप में कम से कम 5 एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब बहुत सारे एलिमेंट्स को तो हम नहीं पढ़ सकते, तो हम चंद एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे कोर्स से रिलेटेड हैं। वो कौन से एलिमेंट्स हैं? सबसे पहला एलिमेंट है बोरॉन, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद सल्फर और सल्फर के बाद क्लोरीन। सिर्फ ये एलिमेंट्स हैं जो आज के दिन हम इस ग्रुप के अंदर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 12 के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रुप ट्रेंड्स। अब ग्रुप ट्रेंड्स को हम चैप्टर 11 की वीडियो 1 के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। प्ले लिस्ट पे जाइए, डिस्क्रिप्शन के अंदर प्ले लिस्ट की लिंक मौजूद है, वहां पर जाइए, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप वहां पर जाकर एमडी कैट या ई कैट केमिस्ट्री की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मकसद ऐप का लिंक मौजूद है, तो वहां पर जाइए और अपना ई कैट या एमडी कैट का कोर्स बाय कर लीजिए। आपको 8000 एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ उनकी सोल्यूशन वीडियोस भी मिल जाएंगी, जो कि आपकी तैयारी को बेहतर बनाने में बहुत मददगार साबित होंगी। तो आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ग्रुप ट्रेंड्स के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बोरॉन के कंपाउंड्स। बोरॉन के कंपाउंड्स जो हमारी टेक्स्ट बुक में मौजूद हैं वो हैं दो, एक है बोरिक एसिड और एक है बोरेक्स। देखिए बोरिक एसिड और बोरेक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बोरिक एसिड को डिस्कस करें तो बोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3BO3। लेकिन बोरिक एसिड की 4 और टाइप्स हैं। जैसे कि बोरिक एसिड की पहली टाइप जो है वो तो बोरिक एसिड या ऑर्थोबोरिक एसिड ही कहलाती है। ऑर्थोबोरिक एसिड के बाद एक और बोरिक एसिड की टाइप है जिसको कहा जाता है मेटाबोरिक एसिड। मेटाबोरिक एसिड के बाद एक और टाइप है जिसको कहा जाता है पायरोबोरिक एसिड और पायरोबोरिक एसिड के बाद एक आखिरी टाइप है जिसको कहा जाता है बोरॉन ऑक्साइड या बोरिक ऑक्साइड। अब अगर देखें तो ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मूला होगा H3BO3। लेकिन अगर इस ऑर्थोबोरिक एसिड को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मेटाबोरिक एसिड में और मेटाबोरिक एसिड का फॉर्मूला हो जाएगा HbO2। अब इसके अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है। अगर इस मेटाबोरिक एसिड को फर्दर हीट करेंगे 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पायरोबोरिक एसिड के अंदर और पायरोबोरिक एसिड के अंदर फॉर्मूला हो जाएगा H2B4O7। और अगर इसी पायरोबोरिक एसिड को फर्दर हीट करेंगे 240 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा पे हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बोरिक ऑक्साइड में और बोरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है B2O3। एक बात याद कर लीजिए कि बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर या बोरिक एसिड क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर होता है और इसका स्ट्रक्चर निडल लाइक होता है, यानी कि ये हाथ में चुभता है और ये स्लिपरी इन टच होता है, इसलिए इसको कैरम खेलने में या स्नूकर खेलने के लिए यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ इसको मेडिकेटेड वाटर बनाने के लिए, जो कि आई वॉशेस के लिए यूज होती हैं, वो बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर है क्रिस्टलाइन फॉर्म में। अब आगे बढ़ते हैं, बोरेक्स की बात करते हैं। देखिए बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7। लेकिन अगर बोरेक्स के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स और ऐड हो जाएं जो कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाएंगे तो ये कहलाएगा Na2B4O7.10H2O और इसका पूरा नाम हो जाएगा सोडियम टेट्राबोरेट, सोडियम टेट्राबोरेट साथ में डेकाहाइड्रेट। एक चीज और समझ लीजिए कि बोरेक्स को सुहागा या टिनकल भी कहा जाता है। सुहागा, आपने ये नाम पहले सुना होगा, सोने पे सुहागा करके, तो ये सुहागा उसी चीज को कहा जाता है। सुहागा और टिनकल इसके दो कॉमन नेम हैं। अब बोरिक एसिड और बोरेक्स ये दोनों टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए जो कि बोरॉन से रिलेटेड थे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो है एल्यूमिनियम। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम हमारी अर्थ पे थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। एल्यूमिनियम इज द थर्ड मोस्ट abundant element in
और अर्थ। अब अगर इसकी एल्यूमिनियम की कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो एल्यूमिनियम हमारी ज़मीन पर अर्थ क्रस्ट में तकरीबन 7.3% तक मौजूद होता है। लेकिन अगर एल्यूमिनियम की नेटिव स्टेट की बात की जाए कि एल्यूमिनियम नेटिव स्टेट में या प्योर स्टेट में पाया जाता है या नहीं, तो इसका जवाब यह है कि एल्यूमिनियम नेटिव स्टेट में नहीं पाया जाता, प्योर फॉर्म में नहीं पाया जाता, बल्कि सिर्फ 4 ही मेटल्स ऐसे हैं जो कि नेटिव स्टेट में पाए जाएंगे। नेटिव स्टेट में पाए जाने वाले एलिमेंट्स को आप यहाँ पर ऐसे याद कर सकते हैं, हापा करके। अब H से मुराद क्या है? यहाँ पर H से मुराद है मरकरी यानी कि Hg। और अगर हम बात करें A से, तो A से मुराद है सिल्वर, सिल्वर का सिंबल हो गया Ag। और अगर हम बात करें P से, तो P से मुराद है प्लेटिनियम, और दोबारा A से मुराद है गोल्ड, जिसको हम Au से शो करते हैं। अगर इन 4 एलिमेंट्स के अलावा किसी भी मेटल की बात की जाएगी तो वो नेटिव स्टेट में नहीं पाया जाएगा, तो एल्यूमिनियम भी नेटिव स्टेट में नहीं पाया जाता। अब एल्यूमिनियम कौन कौन सी ओर्स की फॉर्म में पाया जाता है? तो एल्यूमिनियम 4 तरह की ओर्स में पाया जाता है, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ओर जो है वो है ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स की ओर। इसके अलावा एल्यूमिनियम सिलिकेट्स की ओर में, फ्लोराइड्स की ओर में और सल्फाइड्स की फॉर्म में भी पाया जाता है, लेकिन ऑक्साइड्स की फॉर्म में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो एल्यूमिनियम की जो ऑक्साइड्स की ओर्स हैं वो टोटल 4 टाइप्स की होती हैं। पहली टाइप का नाम है डायस्पोर, दूसरी टाइप का नाम है गिब्साइट, तीसरी टाइप का नाम है कोरंडम, और चौथी टाइप जो सबसे इंपॉर्टेंट है उस टाइप का नाम है बॉक्साइट। बॉक्साइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा बॉक्साइट की फॉर्म में पाया जाता है। अगर हमने एल्यूमिनियम को किसी और से एक्सट्रैक्ट करना होगा तो वो बॉक्साइट की ही ओर होगी, क्योंकि बॉक्साइट सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ओर है और सबसे ज़्यादा चीपेस्ट ओर भी है, इसीलिए। अब अगर बात करें हम यहाँ पे बॉक्साइट, गिब्साइट, डायस्पोर और कोरंडम के फॉर्मूलाज की, तो इनके फॉर्मूलाज बड़े आसान से हैं। जैसे कोरंडम का फॉर्मूला होता है Al2O3, ये चारों क्रिस्टलाइन फॉर्म है। Al2O3, गिब्साइट का फॉर्मूला हो जाएगा Al2O3, साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल H2O ऐड हो जाएगा। अगर हम बात करें डायस्पोर की, तो डायस्पोर का फॉर्मूला हो जाएगा, एक यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गई है, डायस्पोर का फॉर्मूला होता है Al2O3.H2O, और गिब्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3.3H2O। अगर हम बात करेंगे बॉक्साइट की, तो बॉक्साइट का फॉर्मूला हो जाएगा Al2O3.NH2O। बॉक्साइट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस पे जाने से पहले एक चीज समझ लीजिए कि कोरंडम भी सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर है, क्योंकि इसको हम स्पेशल स्टोन्स के तौर पे यूज करते हैं, या जो कीमती पत्थर होते हैं उनके तौर पे इसको यूज करते हैं। अगर कोरंडम की बात करें तो कोरंडम रूबी के स्टोन्स में पाया जाता है, एमरल्ड के अंदर पाया जाएगा, और इसके अलावा सफायर के अंदर और टोपास के जो स्टोन्स होते हैं उसके अंदर कोरंडम पाया जाता है। या आप ये कह सकते हैं कि ये चारों स्टोन्स कोरंडम से ही बिलोंग करते हैं, क्योंकि चारों का फॉर्मूला Al2O3 ही होगा। लेकिन इन सबके कलर्स अलग अलग होंगे। जैसे रूबी का कलर होगा रेड, एमरल्ड का कलर होगा ग्रीन, सफायर का कलर होगा ब्लू, और टोपास का कलर होगा येलोइश वाइट। अब बात करते हैं बॉक्साइट की इंपॉर्टेंस की। तो देखिए बॉक्साइट हमारे पास सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ओर है, तो इससे हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बॉक्साइट में इंप्योरिटीज भी शामिल होंगी। अब बॉक्साइट में 2 तरह की इंप्योरिटीज होती हैं। सबसे पहली इंप्योरिटी होती है आयरन ऑक्साइड की या फेरिक ऑक्साइड की, और दूसरी इंप्योरिटी होती है सिलिका की, SiO2 की। अगर ये दोनों इंप्योरिटीज मौजूद हैं, अगर बॉक्साइट में ये दोनों इंप्योरिटीज मौजूद हैं, तो हम जो मेथड यूज करते हैं वो मेथड कहलाएगा हॉल्स मेथड। हॉल्स मेथड, हॉल्स मेथड में आप दोनों इंप्योरिटीज को अलग अलग करते हैं। अगर एक ही इंप्योरिटी शामिल है और वो इंप्योरिटी है आयरन ऑक्साइड की, तो आयरन ऑक्साइड की इंप्योरिटी के लिए आप जो मेथड यूज करेंगे वो मेथड हो जाएगा बेयर्स मेथड, बेयर्स मेथड। और अगर सिर्फ सिलिका की इंप्योरिटी है तो सिलिका की इंप्योरिटी को आप अलग करते हैं सरपेक्स मेथड के थ्रू। अब हम इन मेथड्स को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ECAT या MD-CAT के अंदर आपको इंटरमीडिएट का पेपर नहीं देना, आपको बहुत ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। अब हम करते क्या है कि सबसे पहले बॉक्साइट के अंदर से एल्यूमिना को अलग करते हैं, फिर एल्यूमिना से एल्यूमिनियम को अलग करते हैं। यानी कि इन तीनों मेथड्स में हम बॉक्साइट से एल्यूमिना फॉर्म करते हैं, फिर एल्यूमिना से एल्यूमिनियम को अलग करेंगे। एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब एल्यूमिना की इलेक्ट्रोलिसिस की जाएगी तो एल्यूमिनियम फॉर्म होगा। अब इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर भी 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स यूज होते हैं। सबसे पहले कंपाउंड का नाम है क्रायोलाइट, और दूसरे कंपाउंड का नाम है फ्लोस्पर। देखें क्रायोलाइट और फ्लोस्पर
देखिए क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है Na3Al(F6) और साथ साथ में फ्लॉस्पर का फॉर्मूला होता है CaF2। इन दोनों कंपाउंड्स का बेसिक यूज क्या है ये समझ लीजिए, प्रोसेस को इग्नोर कर देते हैं। देखिए एल्यूमिना जो होता है, एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट होता है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसका मेल्टिंग पॉइंट है। जब हमें इसको मेल्ट करना होगा तो हमें पहले इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इसको मेल्ट करना पड़ेगा, फिर इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब अगर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर पहुंचाना है तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो जाएगी, जिससे प्रोसेस बहुत कॉस्टली हो जाएगा, बहुत महंगा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्रायोलाइट ऐड कर देंगे। क्रायोलाइट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करके ले आता है 950 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कम खर्च होगी और प्रोसेस हमारा थोड़ा चीप हो जाएगा। सेकेंडली, जब हमारे पास ये पूरा एल्यूमिना मेल्ट हो जाएगा तो इसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उतना इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। अब अगर रेजिस्टेंस को कम करना है तो हम फ्लॉस्पर ऐड करते हैं ताकि उसकी विस्कोसिटी को कम कर दें या उसकी फ्लूइडिटी को बढ़ा दें। जब फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फ्लो करेंगे और हमारा जो प्रोसेस है जिसमें एल्यूमिनियम को अलग करना है वो आसानी से हो जाएगा। एल्यूमिनियम के चंद अलॉयज हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। एल्यूमिनियम के चंद अलॉयज में सबसे पहला अलॉयज ऑफ एल्यूमिनियम में सबसे पहला अलॉय जो है वो है ड्यूरा एल्यूमिन, और दूसरा अलॉय जो है वो है ब्रोंज का। अब देखें, ड्यूरा एल्यूमिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज के दिन जितने भी एरोप्लेन्स की शीट्स बनाई जाती हैं वो ड्यूरा एल्यूमिन के थ्रू बनाई जाती हैं। इसलिए नहीं क्योंकि ड्यूरा एल्यूमिन बहुत चीप है, बल्कि इसलिए क्योंकि ड्यूरा एल्यूमिन रेजिस्टेंट टू कोरोजन है, यानी कि इसको जंग नहीं लगता। सेकंड चीज़, ये लाइट इन वेट है, यानी कि अगर आपने एरोप्लेन की शीट्स बनाई तो जितना एरोप्लेन हल्का होगा उतनी तेज़ी से बुलंदियों पर जा पाएगा। उसके लिए वेट का कम होना बड़ा ज़रूरी है, साथ साथ में उसका हार्ड होना, उसका रेजिस्टेंट टू कोरोजन होना या उसका टफ होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एल्यूमिनियम के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ मौजूद हैं, तो इसीलिए ड्यूरा एल्यूमिन को हम एरोप्लेन्स की शीट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब ड्यूरा एल्यूमिन के अंदर 95% एल्यूमिनियम शामिल होता है। अगर बात करते हैं ब्रोंज की, तो अगर ओलंपिक्स में या किसी भी कंपटीशन में कोई पार्टिसिपेंट थर्ड आता है तो उसको ब्रोंज का मेडल दिया जाता है। तो इसीलिए ब्रोंज को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कॉपर भी शामिल होगा और एल्यूमिनियम भी शामिल होगा। ब्रोंज की चमक कुछ शाइनी सी होती है। अब आगे बढ़ते हैं, एल्यूमिनियम का टॉपिक यहाँ पर एंड हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कार्बन से रिलेटेड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन। अगर हम कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन हमारे पास दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, और ये सब मैंने आपके लिए ऑलरेडी पहले से लिख लिया है। देखिए कार्बन की दो फॉर्म्स होती हैं, एक होती है क्रिस्टलाइन फॉर्म और एक होती है उसकी एमॉर्फस फॉर्म। अगर हम क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात करेंगे तो कार्बन की क्रिस्टलाइन फॉर्म में आता है डायमंड, फिर उसके बाद आता है ग्रेफाइट और बक्की बॉल्स। अब डायमंड और ग्रेफाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बक्की बॉल्स को हम यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम इसकी एमॉर्फस फॉर्म की बात करेंगे तो एमॉर्फस फॉर्म में आएगा कोल, चारकोल, लैम्प ब्लैक और एनिमल चारकोल वगैरह। लेकिन हम यहाँ पर बात करने लगे हैं सिर्फ डायमंड की और ग्रेफाइट के दरमियान में डिफरेंसेस की। तो देखें, अगर हम डायमंड और ग्रेफाइट के डिफरेंसेस की बात करेंगे तो डायमंड बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का और ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अब डायमंड क्यों बैड कंडक्टर होता है, क्यों उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती, इसकी वजह यह है कि डायमंड के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और डायमंड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक s ऑर्बिटल और तीनों p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होके 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से कार्बन के चारों कॉर्नर्स पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाता है और चारों कॉर्नर्स पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करेंगे ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब यह है कि एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं और तीन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाते हैं। तीन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होने की वजह से ये कार्बन तीन जगह से तो बॉन्डेड है, लेकिन एक जगह पे पाई इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इसीलिए ग्रेफाइट गुड कंडक्टर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का और डायमंड बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। लगे हाथों हमें हाइब्रिडाइजेशन से ये बात भी समझ में आ गई
कि डायमंड जो है उसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, इसकी यूनिट ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर हम ग्रेफाइट की बात करेंगे तो ग्रेफाइट की यूनिट ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल। अगर ग्रेफाइट की ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात की जाएगी तो ये होगा हेक्सागोनल फॉर्म के अंदर। अब बात करते हैं डायमंड की हार्डनेस की। देखिए डायमंड की हार्डनेस 10 आउट ऑफ 10 होती है। 10 आउट ऑफ 10 होने का मतलब यह है कि हमारा हार्डनेस के जो स्केल है वो डायमंड को देखकर ही बनाया गया है, यानी डायमंड से ज़्यादा हार्डनेस किसी भी मटेरियल की नहीं होती। तो डायमंड की हार्डनेस 10 आउट ऑफ 10 है, जबकि ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच है, इसकी हार्डनेस 2 और 3 के दरमियान में रहती है। अगर बात करें डायमंड दिखता कैसा है, तो डायमंड के बारे में हमें पता है कि डायमंड ब्राइट होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। अब इतना ट्रांसपेरेंट होता है कि ये एक्स रे पे अपना कलर शो नहीं करता या ये एक्स रे पे नहीं आता। अगर मान लीजिए कि आपने डायमंड खरीदा है और आप चेक करना चाहते हैं कि वो इमिटेशन है यानी कि फेक है या रियल है, तो आप उसका एक्सरे निकाल लीजिए। अगर एक्सरे पर डायमंड नहीं आया तब तो बात ठीक है, लेकिन अगर एक्सरे पे डायमंड आ गया है तो आप कलमा पढ़ लीजिए। डायमंड के बारे में हमने बात कर ली है। अगर हम ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ग्रेफाइट होता है डार्क एंड ओपेक, यानी कि ग्रेफाइट में से कोई लाइट पास नहीं होती। वो ओपेक इन नेचर होता है, यानी कि ट्रांसल्यूजेंट भी नहीं होता, उसके अंदर से कोई कलर पास नहीं होता, कोई लाइट पास नहीं होती, इसलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट जीरो के करीब ही होता है। लेकिन अगर बात करें डायमंड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.4। अगर बात करी जाए डायमंड के मेल्टिंग पॉइंट की, तो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है और मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका 3500 डिग्री सेंटीग्रेड से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक के दरमियान में। लेकिन अगर ग्रेफाइट की बात की जाएगी तो ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट होगा 2500 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक के दरमियान में। आइए आगे बढ़ते हैं। डायमंड का यूज़ क्या है, तो हम सबको पता है डायमंड्स ज्वेलरी के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। आमतौर पे डायमंड ज्वेलरी के तौर पे ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं जो कि बहुत खूबसूरत लगते हैं। लेकिन अगर ब्लैक डायमंड की बात की जाए तो ब्लैक डायमंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं होता, लेकिन हार्ड ज़रूर होता है, इसीलिए ब्लैक डायमंड को आमतौर पर ड्रिलिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। अगर क्रूड ऑयल के लिए ड्रिलिंग करनी होती है और ज़मीन के अंदर 10,000 फीट से लेकर 15,000 फीट तक जाना पड़ता है और ऐसी रॉक्स आ जाती हैं जो किसी और मटेरियल से कट नहीं होती, तो डायमंड बिट के ज़रिए कट कर दी जाती हैं। अगर ग्रेफाइट की बात की जाए तो ग्रेफाइट पॉलिशेस बनाने में, इंक्स बनाने में या इलेक्ट्रोड्स बनाने में या इस तरह की चीज़ें बनाने में यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोड्स बनाने में क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर बात करें डायमंड के डिफरेंट कलर्स की, तो डायमंड के अंदर जो डिफरेंट कलर्स होते हैं वो डिफरेंट मेटल ऑक्साइड्स की वजह से होते हैं। डायमंड और ग्रेफाइट का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अगर नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सल्फर का, हम सल्फर के एलोट्रॉप्स के ऊपर बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। अब देखें अगर सल्फर के एलोट्रॉप्स की बात की जाएगी तो सल्फर 3 एलोट्रॉप्स की फॉर्म में पाया जाता है। पहला एलोट्रॉप है रोम्बिक सल्फर, दूसरा है मोनोक्लिनिक सल्फर और तीसरा है प्लास्टिक सल्फर। अब इनके अलग अलग नाम भी हैं, जैसे कि अब रोम्बिक सल्फर को अल्फा सल्फर भी कहा जाता है, मोनोक्लिनिक सल्फर को बीटा सल्फर भी कहा जाता है और प्लास्टिक सल्फर को गैमा सल्फर भी कहा जाता है। लेकिन रोम्बिक और मोनोक्लिनिक ये दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म हैं। और अगर हम बात करेंगे प्लास्टिक सल्फर की, तो ये एमॉर्फस फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि इसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर के दरमियान में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ट्रांजिशन स्टेट या ट्रांजिशन टेम्परेचर। एक्चुअली रोम्बिक सल्फर रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, जबकि मोनोक्लिनिक सल्फर 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर स्टेबल होता है। अगर रोम्बिक सल्फर को हीट किया जाए, इसको हीट करने पे 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जब टेम्परेचर चला जाएगा तो ये मोनोक्लिनिक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मोनोक्लिनिक सल्फर का टेम्परेचर कम करते जाएं और उसका टेम्परेचर 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर लेकर आ जाएं तो वापसी रोम्बिक सल्फर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर ये कहलाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। सल्फर के टॉपिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ या सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड ये टेम्परेचर ही है। बाकी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा समझ लेते हैं कि सल्फर रोम्बिक सल्फर जो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर में होता है और मोनोक्लिनिक सल्फर जो होता है ये निडल लाइक स्ट्रक्चर में होता है। इतना काफ़ी है। अब हम बढ़ते हैं नाइट्रोजन के टॉपिक्स के ऊपर या नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के ऊपर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रोजन के कंपाउंड्स। अब देखिए नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या साथ साथ में एक लाफिंग गैस। वो गैस जिसको सूंघ कर थोड़ी सी देर के लिए हंसी आ जाती है वो कहलाती है लाफिंग गैस।
और इसका फॉर्मूला होता है N2O। और आखिरी चीज़ जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। यहाँ पर नाइट्रोजन से रिलेटेड बहुत कम सवाल बनते हैं। सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अगर नाइट्रोजन गैस होगी तो नाइट्रोजन गैस के दरमियान में 3 ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे और पहला बॉन्ड यहाँ पर सिग्मा होगा, बाकी दोनों बॉन्ड्स यहाँ पर पाई होंगे। एक और चीज़ ये समझ लीजिए कि नाइट्रिक एसिड कौन से प्रोसेस के थ्रू बनाई जाती है। तो नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है ऑस्टवाल्ड प्रोसेस के थ्रू। ऑस्टवाल्ड प्रोसेस के अंदर हम अमोनिया गैस यूज़ करते हैं जो कि तकरीबन 11% है, 11.11% तकरीबन। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन गैस हम यूज़ करते हैं 88.88%। ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में जो कैटलिस्ट यूज़ होता है उस कैटलिस्ट का नाम है प्लेटिनियम। अगर हम एक बार नाइट्रिक एसिड बना लें तो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो मिक्सचर बनाया जाएगा जो कि नोबल मेटल्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, ये मिक्सचर कहलाता है एक्वा रिजिया। और आप एक्वा रिजिया को क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ इतना लिख देता हूँ कि एक्वा रिजिया मिक्सचर होता है, एक्वा रिजिया इज द मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड, कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, साथ साथ कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 3 मोल्स लिए जाएं और नाइट्रिक एसिड का 1 मोल लिया जाए, यानी कि परसेंटेज के अंदर तकरीबन अगर नाइट्रिक एसिड 25% लिया जाए और हाइड्रोक्लोरिक एसिड 75% लिया जाए, तो जो मिक्सचर फॉर्म होगा वो मिक्सचर कहलाएगा एक्वा रिजिया, जिसको हम रॉयल वाटर भी कहते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन का टॉपिक भी एंड होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सल्फर और सल्फर से रिलेटेड कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सल्फर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में पहला टॉपिक तो आ गया सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4। इस सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। और सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है वो प्रोसेस है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। एक और प्रोसेस भी है जो कि कम फॉलो होता है, बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं होता, उस प्रोसेस का नाम है लेड चैम्बर प्रोसेस। लेड चैम्बर प्रोसेस। अब सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए एक शर्त यह है कि सबसे पहले हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस सारी इम्प्योरिटीज से पाक होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल प्योर फॉर्म में होनी चाहिए। तो डिफरेंट प्रोसेस से पास होती है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड में और फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं ओलियम के अंदर। ये ओलियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, तो इसका फॉर्मूला आप अपने जहन में रख लीजिएगा। ओलियम का फॉर्मूला है H2S2O7। फिर जब इस ओलियम को वाटर के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। अब सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल ही होता है। अगर सल्फर से रिलेटेड एक और कंपाउंड की बात करेंगे तो सल्फर से रिलेटेड एक और जो कंपाउंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, H2S गैस। अब H2S गैस से क्या पूछा जाता है, इसकी स्मेल के बारे में। इसकी स्मेल होती है रॉटन एग स्मेल, यानी कि भुने हुए या जले हुए अंडों की जैसी इसकी स्मेल होती है, जो कि बहुत ही गंदी स्मेल होती है, अनप्लेजेंट स्मेल है। और अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करेंगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड की डेंसिटी एयर की डेंसिटी से थोड़ी ज़्यादा होती है, यानी ये ज़रा सी ज़्यादा हैवियर होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन गैस। सल्फ्यूरिक H2S गैस ये टॉक्सिक इन नेचर होती है। अगर कोई शख्स H2S गैस को इनहेल कर लेता है और काफ़ी लंबे टाइम तक इनहेल करता है तो उसको बेहोशी भी हो सकती है, और अगर बहुत ही ज़्यादा इनहेल कर लें तो वो मर भी सकता है। तो अगर उसने H2S गैस को इनहेल कर लिया है तो उसको एंटीडोट के तौर पे क्लोरीन गैस या क्लोरीन लिक्विड क्लोरीन के तौर पे, यानी जो क्लोरीन गैस है उसको पानी के अंदर डिसॉल्व करके जो एक्वस सोल्यूशन होता है क्लोरीन गैस का वो पिलाया जाता है। अब क्लोरीन गैस भी एक टॉक्सिक गैस है, यानी कि जहर है, लेकिन बहरहाल H2S गैस के एंटीडोट के तौर पे काम करती है। इसी तरह से अगर कोई शख्स क्लोरीन गैस को इनहेल कर लेता है तो उसका ब्रेन डैमेज हो सकता है, तो उसको H2S गैस भी इनहेल करवाई जाती है, यानी H2S गैस का एक्वस सोल्यूशन उसको इनहेल करवाया जाता है या उसको पिला दिया जाता है, जिससे वो बच सकता है। उसकी तबीयत खराब होती है लेकिन वो बच जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लोरीन से रिलेटेड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लोरीन। अगर हम क्लोरीन के बारे में बात करते हैं तो क्लोरीन से रिलेटेड बहुत कम सवाल हैं जो MD कैट के अंदर आते हैं या ई कैट केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। तो आए ज़रा बात करते हैं क्लोरीन कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू बनाई जाती है। तो सबसे पहला प्रोसेस है नेल्सन सेल और दूसरा प्रोसेस है कैसनर-केल्नर सेल। कैसनर-केल्नर सेल। देखिए, अगर दोनों के रॉ मटेरियल्स की बात की जाएगी तो दोनों के रॉ मटेरियल्स एक जैसे हैं। दोनों के रॉ मटेरियल्स में ब्राइन सोल्यूशन यूज़ किया जाता है और दोनों के प्रोडक्ट्स भी सेम है, यानी कि
कैसनर केल्नर सेल के अंदर हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है, क्लोरीन गैस फॉर्म होती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। यही तीनों चीज़ें नेल्सन सेल भी प्रोड्यूस करता है। तो हम कैसनर केल्नर सेल को यूज़ क्यों नहीं करते? आज के दिन कैसनर केल्नर सेल को बैन लगाया जा चुका है। उसकी वजह यह है कि कैसनर केल्नर सेल के अंदर यूज़ किया जाता था मरकरी, और मरकरी को एज अ कैथोड यूज़ करेंगे तो जब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो मरकरी के वेपर्स बनेंगे, और जब मरकरी के वेपर्स बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर मौजूद जो वर्कर्स होंगे उनको लंग्स कैंसर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी कि उनको लंग्स कैंसर हो सकता है। साथ साथ में ये सी वाटर को कॉन्टेमिनेट करते हैं और पोल्यूशन को इंक्रीज करते हैं। तो आज के दिन कैसनर केल्नर सेल को बैन लगाया जा चुका है। अब बात करेंगे नेल्सन सेल के ऊपर। तो देखिए नेल्सन सेल के अंदर ब्राइन सोल्यूशन ही यूज़ करते हैं, और ये तीनों तीनों प्रोडक्ट्स जो फॉर्म होंगी वो दोनों सेम है। तो यहाँ पर चेंज क्या है, नेल्सन सेल के अंदर एक लेयर यूज़ की जाती है, वो लेयर है एस्बेस्टोस लेयर। अब प्रोसेस के बारे में मजीद डिटेल जानना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एमडीकेट के अंदर आपसे प्रोसेस के बारे में नहीं पूछा जाएगा। अब बात करेंगे क्लोरीन की ऑटो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के ऊपर, क्योंकि ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए ऑटो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ क्लोरीन। ऑटो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ क्लोरीन का मतलब यह है कि एक ही रिएक्शन में क्लोरीन ऑक्सीडाइज भी होगा और एक ही रिएक्शन में क्लोरीन रिड्यूस भी होगा। हाउ इट इज पॉसिबल, आइए जरा देखते हैं। देखिए अगर क्लोरीन को वाटर गैस के अंदर डिसॉल्व किया जाए, पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाए, तो होगा क्या कि क्लोरीन और क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा। यहाँ से वाटर का बॉन्ड टूटेगा, HOH का बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में बॉन्ड बना के HCl फॉर्म कर लेंगे। सिमिलरली HOCl से बॉन्ड बना के HOCl फॉर्म कर लेगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये कहलाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और HOCl कहलाता है हाइपोक्लोरस एसिड। हाइड्रोजन की मतलब HCl की बात की जाएगी तो यहाँ पर हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया हुआ है, क्लोरीन ने इस इलेक्ट्रॉन को गेन किया हुआ है, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया हुआ है। तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो अल्टीमेटली क्लोरीन यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है। एक रिएक्शन में हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड, जबकि क्लोरीन इज रिड्यूस्ड। लेकिन अगर नेक्स्ट रिएक्शन में बात करेंगे तो यहाँ पर HOCl, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, हाइड्रोजन ने भी इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, ऑक्सीजन ने इन दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो ऑक्सीजन के ऊपर नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे -2, और क्लोरीन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। इसका मतलब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो यहाँ पर क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रहा है। एक ही रिएक्शन में क्लोरीन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और एक ही रिएक्शन में क्लोरीन रिड्यूस भी हो रहा है। ये दोनों काम एक साथ कर रहा है, तो इस रिएक्शन को कहा जाता है ऑटो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ क्लोरीन। अब चैप्टर नंबर 12 पी ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पर एंड होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। साथ साथ में ECAT या MDCAT का क्रैश कोर्स बाय कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कोर्स के अंदर आपको 8000 तक MCQs मिल जाएंगे, और वो भी सोल्यूशन वीडियोस के साथ में होंगे। तो आपकी ECAT या MDCAT की तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। अपना ख्याल रखें, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।